नमस्कार दोस्तों। छिपा के दुख ये जमाने से मुस्कुराएंगे, किसी भी हाल में आंसू न हम बहाएंगे। जो दर्द दे रहे वे कांटे सब हटाकर फिर चमन में फूल खुशी से भरे खिलखिलाएंगे। कमोबेश आज यही सोच है उन तमाम सारे पत्रकारों की, उन तमाम सारे लोगों की, उन तमाम सारे नेताओं की जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर खुशहाली आए, जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर फिर से लोकतंत्र जीवित हो, जो चाहते हैं इस देश के अंदर असमानता मिटे, जो चाहते हैं इस देश के हर नागरिक को उसका हक मिले। और इसी हक की लड़ाई को लड़ा जा रहा है। इस लड़ाई में कुछ को शहीद भी होना पड़ेगा और कुछ की शहादत इस देश के लिए नज़ीर बनेगी। हमने देखा कि किस तरीके से देश की आज़ादी के आंदोलन में कुछ लोगों ने किस तरह से अपनी जान दी, कुछ लोगों ने और बहुत कुछ कुर्बान किया, कुछ लोगों ने अपने घर परिवार बर्बाद होते देखे, कुछ लोगों ने गोलियां खाई, कुछ लोगों ने लाठियां खाई, कुछ लोगों ने सालों साल जेल काटी, कुछ लोगों ने राजनीतिक चर्चाएं करके उसे आगे बढ़ाया और अंततः हम आज़ाद भारत बने, हिंदुस्तान बने, इंडिया बने। छोटे छोटे तमाम सारे राज्यों को जोड़ करके हमने किस तरीके से उसे अपना बनाया। आज मैं यह जब बात आपसे कर रहा हूं तो इस समय मैं डल लेक पर बैठा हुआ हूं और डल झील पर आपके साथ हाउस बोट पे यह चर्चा कर रहा हूं। जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मेरे देश में जो हो रहा है उसको लेकर के रोना है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि जातिगत जनगणना की बात को लेकर के राहुल गांधी और उनका पूरा इंडिया गठबंधन एक मुश्त है। वो चाहता है कि देश के हर व्यक्ति को उसका हक मिले, हर कौम को उसका हक मिले, हर व्यक्ति को उसका हक मिले। और जब तक यह हक नहीं मिलेगा तब तक निश्चित रूप से यह एक संकट बना रहेगा कि आखिर किसी व्यक्ति का हक कैसे मारा जा सकता है। महात्मा गांधी कहते थे, पंडित नेहरू कहते थे, जब तक इस देश के किसी भी आखिरी व्यक्ति के आंख में आंसू हैं तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। और इसलिए वो देश की आज़ादी के पहले दिन से ही लग गए थे कि कैसे देश के हर व्यक्ति को उसका हक देना है। उसकी शुरुआत कर दी गई थी, उसके लिए प्रावधान किए गए, उसके लिए तमाम सारे कानूनी पहलू बनाए गए, संविधान बनाया गया। सारी व्यवस्थाओं के बाद आगे उनके पूर्ववर्तियों को सब कुछ करना था, लेकिन कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। नतीजा क्या है कि इस देश के अंदर असमानता को बहुत बढ़ा दिया गया है। आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक हर तरह से जिस तरीके से विद्वेष पैदा किए गए हैं, नफरत पैदा की गई है, उन सब ने देश को बर्बाद किया है। आज मैं जब यह बात कर रहा हूं तब बिहार की जातिगत जनगणना का रिजल्ट आ चुका है और वह जो नतीजे आए हैं वो नतीजे बताते हैं कि किस तरीके से पिछड़े, अति पिछड़े की यदि संख्या है, उस संख्या को देखेंगे तो वह संख्या ही 65% के आसपास है। और उसके बाद में यदि हम उसमें SC ST भी जोड़ते हैं और वो जोड़ करके बात करते हैं तो 84% से अधिक की जो है गरीबी, बेरोजगारी और न तमाम समस्याएं से जूझता हुआ वह जातियां जो हैं वो 84% से अधिक है। और 84% से अधिक हैं, लेकिन राज्य की, देश की, सबकी संपत्तियों पर जो कब्जा है वो उन 16% लोगों का है। और उन 16% लोगों का जब कब्जे की हम बात करते हैं तो फिर हम पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को देखते हैं। इस सरकार ने क्या किया है? इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के चंद 3% पूंजीपतियों के हाथ में इस देश का 60% एसेट सौंप दिया है। इस देश के 60%
संपत्तियों पर कब्जा इस देश के 3% लोगों को करवा दिया गया है। और हालात ये है, इस देश के जो 65% लोग हैं वो इतनी बुरी दशा में हैं कि उनके पास में कुछ नहीं है। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा टैक्स वो देते हैं, और ये जो 3% लोग हैं यही सबसे ज़्यादा टैक्स खत्म करते हैं, चोरी करते हैं, और ये टैक्स नहीं देते। इनके टैक्स सरकार माफ़ कर दिया करती है कई बहाने देकर। आप समझिए, ये रोजगार भी कोई बहुत नहीं देते हैं। इनसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई देता है, बहुत ज़्यादा देता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है, लेकिन उसको खत्म किया जा रहा है। उस एमएसएमई सेक्टर को खत्म किया जा रहा है, उन गरीब छोटे मोटे व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है, उन छोटे कामगारों को खत्म किया जा रहा है। कल हमने दिल्ली में देखा कि मनरेगा के पेमेंट के लिए कि उसका जो उनका निर्धारित बजट है उसकी हिस्सेदारी का की मांग को लेकर के टीएमसी के नेता धरना दे रहे थे कृषि भवन के सामने, और वो मांग कर रहे थे कि जो उस विभाग की राज्य मंत्री हैं वो कम से कम मिले। और आप सोचिए, सांसद बैठ करके धरना दे रहे थे, लेकिन सांसदों से मंत्री को मिलने को, राज्य मंत्री को मिलने को टाइम नहीं है। नतीजतन उन्हें धरना लंबा देना पड़ा, और उन्हें पुलिस ने उठाकर जिस तरीके से पकड़ा, जिस तरीके से उठा ले गए, हिरासत में लिया, इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता था। तो यह स्थिति है, यह स्थिति है कि चंद पत्रकार जो आज सच बोलते हैं, सच की आवाज़ बनते हैं, दिखाते हैं, डरते नहीं हैं इस सत्ता से, वो चरण चुंबक नहीं बनते हैं, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, उनको किस तरीके से डराया जाता है, वह भी हमने देखा। हमने देखा कि किस तरीके से अभिसार शर्मा हो, परांजय गुहा हो या और हो, पूरे 1 दर्जन पत्रकारों और उनके लोगों के यहाँ छापे मारे गए। 30 जगह पर दिल्ली पुलिस और तमाम सारी जांच एजेंसियों ने मिलकर जिस तरह से छापेमारी की, समझ में नहीं आता। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई। यानी राष्ट्रद्रोही क्या आरोप लगाया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी, उस खबर में कहा गया था कि न्यूज क्लिक को कुछ बेनिफिट मिला है, जबकि सच्चाई ये है कि उस पूरी खबर को पढ़ लें, 3.5 लाइन उसमें जिक्र है, और 3.5 लाइन की जिक्र में कहीं पर भी यह नहीं है। इस तरह के आरोप जो है लगाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के लोग हैं, और उनको वहां पर आधार बना के उसमें केंद्रित किया गया था, ना कि उन पर आरोप लगाया गया। बहरहाल इन्होंने अपने आप मनगढ़ंत एक फिगर बना दिया, एक तमाम पत्रकारों के नाम ले आया और सब कुछ है, उन्हें हिरासत में रखा, देर रात तक रखा, कुछ को छोड़ा, अभी 2 को गिरफ्तार किया है। तो आप समझिए, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, वो कोई ना तो पूंजी का कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, अपने तरीके से अपने उसको कर रहे हैं, अल्टरनेट मीडिया एक तैयार कर रहे हैं। उससे घबरा गए हैं, क्योंकि मुख्य धारा का जो तथाकथित मीडिया है वो तो गोदी मीडिया बन चुका है, वो तो सिर्फ चरण चुम्बन करता है, वो सच को सच नहीं कह सकता, वो झूठ को झूठ नहीं कह सकता, वो तो सिर्फ और सिर्फ वह बोलता है कि राजा बोले कि अंधेरा है, सूरज निकला हुआ है मेरे सामने, तो कहेंगे हाँ सब तरफ अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा है। राजा बोले कि हाँ सब तरफ उजाला है, तो वो कहेंगे सब तरफ उजाला है, सब तरफ उजाला है, सूरज निकला है। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। इस तरह के जो हालात हों तो समझा जा सकता है। तो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो यही नरेंद्र मोदी का सत्य है कि वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो डरपोक है, कायर है, और उसकी कायरता साफ दिखाई देती है। जिस तरीके से उसने किया महुआ मोइत्रा और तमाम सारे, और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम सांसदों के साथ में, और उसके बाद में जिस तरीके से उन पत्रकारों के साथ किया, ये क्यों किया है? सिर्फ इसलिए कि मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए, सच से वो किया जाए। कमोबेश इसी तरीके से पंजाब में हो रहा है।
पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार मुद्दों को लेकर के लड़ने वाले तमाम नेताओं को जेल में डाल रही है। कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं को जेल भेज चुकी है, 1 दर्जन से अधिक नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है और तमाम सारी चीजें। जिस केस को वो खुद कहते थे, उनके साथ में थे जिस समय सुखपाल खैरा उनके नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय वो कहते थे कि नहीं, उनके खिलाफ फर्जी केस बनाया गया है, सब कुछ किया गया, सब फर्जी बताते थे। अरविंद केजरीवाल भी बताते थे और मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यही कहते थे कि फर्जी है केस, हमने सब देखा है। आज उसी केस को किस तरीके से वो बना करके उन्हें जेल में डाला जाता है, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, सच बताते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं। तो जनता की आवाज़ सत्ता को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह हम देख रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी में भी देख रहे हैं, यह आम आदमी पार्टी में भी देख रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से नफरत की आग में देश को जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि हक मारने, आपका ध्यान बटाना है, आपको सच्चाई से अलग ले जाना है। प्रधानमंत्री हमारा सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ बोलने की पराकाष्ठा यह है कि कल जब वो एक अपना भाषण दे रहा था, चुनावी भाषण शुरू हो चुके हैं, और उसमें उसने जिस तरीके से कहा, मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को सबसे पहले हक देना है, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों और अल्पसंख्यकों को उनके हक देना है, उनका पहला हक है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, सरकारी योजनाओं पे पहला हक उन्हीं का ही होता है जो पिछड़े होते हैं, दलित होते हैं, गरीब होते हैं, आदिवासी होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, जिनके पास में हमारी देश की संपत्ति का 1% भी हिस्सेदारी नहीं है। तो क्या गलत कहा था? तो सबको लेकर के कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो नफरत की भाषा में प्रस्तुत करते हैं। वो आग लगाना चाहते हैं, वो लड़ाना चाहते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और उन्होंने जो पाप किया है उस पाप को ढकना चाहते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो पाप कर रहे हैं और उस पाप को ढकने के लिए वो किस तरीके से आवरण ओढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जननेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। वो 2 दिन अमृतसर में, और अमृतसर में उसने वहाँ पर जितनी सेवा होती है हरमिंदर साहब में सबकी, दरबार साहब की सेवा में उसने हाजिरी दी, हरमिंदर साहब की सेवा में हाजिरी दी। वहाँ पर बर्तन भी साफ किए, वहाँ पर लोगों के लंगर में भी सेवा की, वहाँ पर जूतों की भी सेवा की, वहाँ पर जाकर के पानी पिलाने की भी सेवा की, और वहाँ झाड़ू लगाने की भी सेवा की। तो यह होता है, यह जननेता होता है। जो अपने आप को फकीर कहते थे वो सबसे बड़े भ्रष्ट निकले, सबसे ज़्यादा देश के साथ गद्दारी करने वाले निकले। क्योंकि यदि चाइना के धन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा धन आपके PM केयर फंड में आया है, और यही नहीं, उन गलत फर्मों का आया है, उन जगहों का आया, उन संदिग्ध फर्मों का आया है जिन्हें बाद में आपके ही लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो गलत थी। तो आप समझिए, और यही नहीं, चीन हमारे देश की हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लेता है, हमारे तमाम सैनिकों को मार डालता है, तमाम सारी चीजें कर देता है, उसका नाम लेने की आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा था। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को भी मिलेगा हम सोच नहीं सकते थे। इतना कायर है कि जो सच को दबाने के लिए उन पत्रकारों को गिरफ्तार करता है, उन आवाज़ों को दबाता है, और जो उन आवाज़ों को दबाता हो उसके बारे में क्या कहा जाए। तो आप खुद सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और हमें फैसला करना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, जननायक के साथ या जनता का दमन करने वाले उस कायर प्रधानमंत्री के साथ। फैसला आपका है। जय हिंद।